दोस्तों नमस्कार। फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी यूपी आरवीयूएनएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ट्रेड का नाम है फिटर, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड फिटर पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था 5 अप्रैल 2021 को। पिछले साल का ये ऑफिशियल पेपर है। इस साल 2022 के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो लास्ट टाइम में हम क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके बारे में हमें पता चल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा सावधानी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से 3 आपके सही स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो वो कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। यदि किसी भी प्रकार का विद्युत फॉल्ट हो तो इसे तुरंत ठीक कर दें। ये हमें तुरंत क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से इसको ठीक करवाना चाहिए। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर 3 ऑप्शन की बात करें तो ये सही है। जब मशीन काम में न हो तो इसे बंद रखें, बिल्कुल सही बात है। गंदे और तेलीय कपड़े न पहने, ये भी सही बात है। गर्म धातुओं को उठाने के लिए चिमटे का प्रयोग करें, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होनिंग प्रक्रिया में टूल क्या करता है? तो दोस्तों देखिए, होनिंग प्रक्रिया जो होती है उसमें जो टूल होता है वो क्या करता है, प्रत्यागामी और घूर्णन दोनों प्रकार की गतियां करता है। ठीक है ना। इसमें देखिए एक ऑप्शन में घूर्णन गति दे रखी है और एक ऑप्शन में प्रत्यागामी गति दे रखी है। तो दोनों गतियां जिसमें होंगी वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यागामी और घूर्णन गति। तो आइए थोड़ा सा होनिंग प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। होनिंग प्रक्रिया क्या होती है? यह एक प्रकार का फिनिशिंग ऑपरेशन है। फिनिशिंग ऑपरेशन, इससे हम क्या करते हैं, बोर की फिनिशिंग करते हैं। बोर की फिनिशिंग करने के लिए हम होनिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और इसमें हम एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग करते हैं। एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग करते हैं। और अगर बात करें अगर होनिंग प्रक्रिया की, तो होनिंग प्रक्रिया फेरस और नॉन फेरस मेटल पर की जाती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के मेटल के लिए हम होनिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, डाई स्टॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें डाई स्टॉक का पूछा गया है। ठीक है ना, ना कि हमें डाई का पूछा गया है। अगर डाई का पूछता तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ पे पाइप पर थ्रेड का उत्पादन करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डाई स्टॉक का पूछा है। तो डाई स्टॉक का प्रयोग क्या होता है, डाई स्टॉक में हम डाई को पकड़कर डाई को क्या करते हैं, टर्न करते हैं या फिर उसको घुमाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डाई को टर्न करने के लिए या मोड़ने के लिए। बात करते हैं हम 3 नंबर ऑप्शन की। तो इसमें लिख रखा है पाइप को होल्ड करने के लिए। तो पाइप को होल्ड करने के लिए हम किस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं? देखिए 4 प्रकार के टूल है। पहला हमारा हो जाएगा पाइप वाइस, पाइप वाइस। और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, चेन पाइप वाइस। ठीक है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे होगा पाइप रिंच और चौथे नंबर पे हो जाएगा चेन पाइप रिंच। तो ये चारों प्रकार के जो टूल है वो हम क्या करते हैं, पाइप को पकड़ने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए या फिर लोकेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे पाइप वाइस की अगर बात करें तो इसमें हम 63 mm डायमीटर के जो व्यास के पाइप है उसे हम पकड़ सकते हैं। वहीं अगर चेन पाइप वाइस की बात करें तो इसमें हम 200 mm व्यास तक के पाइप को पकड़ सकते हैं। पाइप रिंच की अगर बात करें तो इसमें होता है हमारा 15 से लेकर 50 mm व्यास तक के पाइप। चेन पाइप रिंच जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, 50 से लेकर 150 mm डायमीटर के पाइप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, घुमावदार ग्रूव को काटने के लिए निम्न में से किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो चीजल का नाम पूछा है। घुमावदार ग्रूव कह सकते हैं या फिर यहाँ पे हम
ऑयल ग्रू भी बोल सकते हैं इसको, ऑयल ग्रू को काटने के लिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाफ राउंड नोज चीजल। अगर बात करें क्रॉस कट चीजल की, तो क्रॉस कट चीजल को हम क्या कहते हैं, केप चीजल भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और इसका जो प्रयोग है वो क्या होता है, अगर हमें कीवे काटना है या फिर हमें स्लोट काटने हैं तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। बात करें अगर फ्लैट चीजल की, तो फ्लैट चीजल का प्रयोग होता है बड़ी फ्लैट सरफेस जो होती है उसकी अगर हमें चिपिंग करनी है, ठीक है ना, चीजल से जो ऑपरेशन किया जाता है उसे हम चिपिंग कहते हैं, तो वहाँ पे हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे। या फिर अगर बात करें वेल्डिंग एवं जो कास्टिंग हम करते हैं, तो उसको करने के बाद में, वेल्डिंग और कास्टिंग करने के बाद में जो अतिरिक्त धातु होती है, अतिरिक्त धातु होती है उसको हम हटाने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल की बात कर लेते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल क्या होता है, इसका प्रयोग हम कोई भी जैसे कॉर्नर है यानी 90 डिग्री है, तो वहाँ पे कॉर्नर में से हम कोई भी धातु को काटने के लिए या फिर इसको हम चौकोर बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। शोल्डर का गलनांक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जोड़े जाने वाले पदार्थों की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जोड़े जाने वाले पदार्थ होते हैं उसकी तुलना में जो शोल्डर है उसका गलनांक कम होता है, क्योंकि यदि इसका गलनांक ज़्यादा हो जाएगा तो जो जोड़े जाने वाले पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे भाई, वो पिघलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें शोल्डर के गलनांक की, तो शोल्डर का जो गलनांक होता है वो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है ना। अगर बात करें स्पेल्टर की, ठीक है ना, एक स्पेल्टर भी होता है, उसका जो गलनांक होता है वो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा की अगर बात आती है तो उसे हम स्पेल्टर कहते हैं, ठीक है। वैसे अगर शोल्डर की बात करें तो इसे हम मुलायम सोल्डरिंग भी कहते हैं, ठीक है, मुलायम सोल्डरिंग। और स्पेल्टर की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, कठोर सोल्डरिंग कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। अगर बात करें यहाँ पर सोल्डर की, तो सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, टिन और लेड का मिश्रण होता है। वहीं बात करें स्पेल्टर की, तो ये होता है हमारा कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो एक क्वेश्चन के साथ में मैंने कई चीज़ें कवर की है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंजीनियर स्टील रूल की रीडिंग सटीकता कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 प्रकार के हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो इंजीनियरिंग स्टील रूल की सटीकता होती है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अल्पतमांक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अल्पतमांक, यानी लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, 0.5 mm होता है स्टील रूल की अगर बात करें। और किसका होता है, कैलिपर का भी हमारा जो अल्पतमांक है, जैसे आउटसाइड कैलिपर होते हैं, इनसाइड कैलिपर होते हैं, जेनी कैलिपर होता है, तो उनका भी अल्पतमांक कितना होता है, 0.5 mm होता है। बात करें अगर 0.01 mm की, तो ये होता है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। 0.05 mm की बात करें तो ये होता है हमारा डायल कैलिपर का अल्पतमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टेनलेस स्टील का नाम इसके निम्न में से किस गुण के कारण रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील का नाम जो है वो किस गुण के कारण रखा गया है, तो इसका गुण हो जाएगा उच्च संक्षारण प्रतिरोध। जैसा कि इस नाम से ही पता लग रहा है, स्टेनलेस स्टील का अगर बात करें तो हिंदी में क्या नाम हो जाएगा, ये इंग्लिश का नाम है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। और अगर इसको हम बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, जंग रोधक इस्पात, जंग रोधक इस्पात। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है जंग को रोधक यानी प्रतिरोध करने वाला, तो वही चीज़ इसमें 2 नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, उच्च संक्षारण प्रतिरोध, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से किस कारण से सामने या पीछे के वर्कपीस किनारे पर चिप का अत्यधिक हटाव रोका जाता है और सपाट सतह की फाइलिंग को आसान बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो 4 नंबर है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, कटिंग फेस पर उतलता। यहाँ पे फाइल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, सामने या पीछे के वर्कपीस किनारे पर चिप का अत्यधिक हटाव रोकना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई भी जॉब है, इसमें क्या होता है, जब हम फाइलिंग करते हैं तो इसके या तो आगे से या फिर ये यहाँ से जो धातु का हटाव है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर फाइल का जो फेस है वो क्या होगा, उत्तल होगा, तो ये उतनी ही धातु क्या करेगा, बीच में से भी काट देगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, फाइल को क्या करते हैं, कटिंग फेस पर उत्तल बनाते हैं। तो सपाट सतह की फाइलिंग को क्या बना दिया जाता है, आसान बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरिज से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैरिज के ऊपर स्विंग व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइडिंग यूनिट के संचालन के लिए निम्न में से किस कैलिपर में रेक और पिनियन सेटअप का उपयोग किया जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नियर हाइट गेज से क्या होता है, उस पर स्लाइडिंग यूनिट होती है, ठीक है ना। उसके संचालन के लिए हम उसमें कौन सी यंत्रावली का प्रयोग करते हैं, रेक एंड पिनियन यंत्रावली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वह फिट जिसमें शाफ्ट का सहनीयता क्षेत्र छिद्र के सहनीयता क्षेत्र के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है और ये हो जाएगा होल का टॉलरेंस जोन, ठीक है ना। तो अगर होल के टॉलरेंस जोन से शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर है तो वह कौन सी फिट हो जाएगी, व्यतिकरण फिट यानी इंटरफेरेंस फिट कहलाएगी, ठीक है। और यदि होल के टॉलरेंस जोन से शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे होता है तो ये हमारी कौन सी फिट कहलाएगी, इसे हम क्लीयरेंस फिट कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारी क्लीयरेंस फिट होगी। और अगर दोनों टॉलरेंस जोन आपस में ओवरलैप करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संक्रमण फिट या फिर ट्रांजिशन फिट कहेंगे। बी ऑप्शन में संकुचन फिट दे रखा है, ये क्या होती है, एक प्रकार की इंटरफेरेंस फिट ही होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिफाइन एज। तो लिस्ट काउंट के बारे में बात हो रही है। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है, 0.02 mm होता है। तो इसकी परिभाषा पूछी गई है, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन वन मैन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर बात करें वन मैन स्केल डिवीजन की, डिफरेंस पूछ रहा है यानी -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही क्या होता है, हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे एक नंबर ऑप्शन में दे रखा है 1 मैन स्केल डिवीजन +1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये रॉन्ग आंसर है। 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है ना, 1 मैन स्केल डिवीजन बटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन में प्रोडक्ट दे रखा है यानी 1 मैन स्केल डिवीजन इंटू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन दे रखा है 1 मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोल्ड चीजल और वुड वर्किंग टूल निम्न में से किसके बने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो कटिंग टूल होते हैं, ठीक है, तो कटिंग टूल को हम किस धातु से बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उच्च कार्बन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग को जैसा कि हम सब जानते हैं हुक कपलिंग से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार के बीच सही संबंध का चयन करें, ठीक है। तो देखिए
एक ऑप्शन में दे रखा है फीड ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल गलत बात है, निर्भर करती है। कमज़ोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है, ये भी गलत बात हो जाएगी। कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान अधिक होता है, ये भी राइट नहीं है। चौथा ऑप्शन जो सही है वो क्या है, कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें मुलायम पदार्थ की, तो मुलायम पदार्थ के लिए जो फीड का मान होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रखा जाता है। तो ये दोनों ही बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यतिकरण फिट का एक उदाहरण है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन इसका, 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। श्रिंकेज फिट जो होती है वो व्यतिकरण फिट के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, 3 प्रकार की फिट होती है बेसिकली। पहला हो जाएगा हमारा क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट। दूसरा हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट। तीसरा हो जाएगा ट्रांजिशन फिट, ट्रांजिशन। तो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत कौन कौन सी फिट आती है, एक तो आ जाएगी रनिंग फिट, दूसरी आ जाएगी स्लाइडिंग फिट, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट में कौन सा आएगा, फोर्स फिट आएगा, ड्राइविंग फिट आएगी, ड्राइविंग फिट, और आएगी हमारी श्रिंकेज फिट, ठीक है ना, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है पुश फिट, या फिर इसको हम इजी की वे फिटिंग भी कहते हैं, इजी की फिट भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक हमारा इसमें ट्रांजिशन में क्या आएगा, टाइट की फिटिंग भी आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लच एक धनात्मक ड्राइव प्रदान करता है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉग क्लच जो होता है वो क्या करता है, धनात्मक ड्राइव प्रदान करता है, यानी पॉजिटिव ड्राइव की अगर बात करें, पॉजिटिव ड्राइव की अगर बात करें तो कौन से क्लच में होती है, डॉग क्लच में होती है, ठीक है। तो हम क्लच का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लच बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा घर्षण क्लच, और दूसरा हो जाएगा जा क्लच, या फिर इसको हम डॉग क्लच भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार के क्लच होते हैं, ठीक है। घर्षण क्लच के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक तो आएगा प्लेट क्लच, या फिर इसको डिस्क क्लच भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा कोन क्लच, और अगर तीसरे की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर बात करें जो क्लच या डो क्लच की, तो ये क्या करता है, हमें पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करता है, पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करें चेन ड्राइव की, ठीक है ना, जैसे होता है ना चेन ड्राइव होता है, और क्या होता है बेल्ट ड्राइव होता है, बेल्ट ड्राइव, या फिर गियर ड्राइव की बात हम करते हैं। तो इनमें से भी अगर पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करने वाली ड्राइव है तो वो कौन सी है, चेन ड्राइव है, ठीक है ना, ये भी हमें याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर एक फिलर गेज ब्लेड की लंबाई क्या होती है, ठीक है ना, ब्लेड की लंबाई पूछी है फिलर गेज में, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 100 mm होती है, ठीक है। फिलर गेज की अगर बात करें तो इसे हम थिकनेस गेज भी कहते हैं, थिकनेस गेज। और इसका जो यूज़ है वो क्या होता है, ये होता है मेटिंग पार्टों के बीच, मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करना, ठीक है ना। अगर गैप चेक करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। और इसके बारे में हमें फिलर गेज के बारे में पूछा जाता है, इसकी रेंज पूछी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग मोटाई की अलग अलग ब्लेड होती है, तो इसकी जो रेंज है वो हमें पूछी जाती है। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0.03 से लेकर 1 mm मोटाई की इसमें ब्लेड होती है। और अगर बात करें स्टेप की, तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं या फिर ब्लेड का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 0.01 mm रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुओं के उस गुणधर्म का चयन करें जो चिमड़पन के विपरीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिमड़पन के विपरीत अगर कोई गुणधर्म होता है तो वो कौन सा होता है, भंगुरता होता है, या फिर इसे हम ब्रिटिलनेस भी कहते हैं, ब्रिटिलनेस, ठीक है। क्योंकि देखिए
चिमड़पन में क्या होता है, जब हम कोई भी धातु पर हम बाहरी बल लगाते हैं तो वो उन बलों का क्या करती है, प्रतिरोध करती है, ठीक है ना, जिससे धातु क्या होती है भी टूटने का विरोध करती है। और इसके विपरीत अगर ब्रिटलनेस पर हम कोई भी बल लगाएंगे तो वो धातु क्या हो जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें आघातवर्धनीयता की, तो इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, सीट बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीट बनाने के लिए कौन सा गुण उत्तरदायी होता है, आघातवर्धनीयता, ठीक है, मेलिएबिलिटी भी इसको बोला जाता है। वही अगर बात करें तन्यता की, तो ये होती है तार बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसे हम डक्टिलिटी भी बोलते हैं, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां हमारा क्वेश्चन है, कैलिपर विच आर अवेलेबल विद द हील और यूजुअल बेंट लेग आर नाउन एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर हो जाएगा, ठीक है। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर हम किसको कहते हैं, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम है जेनी कैलिपर, या फिर इसको क्या बोला जाता है, ओड लेग कैलिपर भी बोला जाता है, या फिर इसको लेग या पॉइंट कैलिपर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हील और यूजुअल बेंट लेग को हम क्या कहते हैं, तो हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं, या फिर जेनी कैलिपर भी इसको बोला जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द फीडिंग ऑफ द एब्रेसिव स्टोन इन मैनुअल होनिंग इज कंट्रोल बाय द, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैनुअल होनिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो फीडिंग ऑफ द एब्रेसिव स्टोन है, ठीक है, एब्रेसिव स्टोन की फीडिंग है वो किससे कंट्रोल की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेज ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। वहीं अगर बात करें स्यूज की, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टूल को स्थिर कर सकते हैं, या फिर अगर टूल को गाइड अगर करना है तो हम स्यूज का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे वैगन व्हील पर इस्पात टायर इंस्टॉलेशन को किसके द्वारा रोका जाता है, ठीक है। फिटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, किस प्रकार की फिटिंग में हम क्या करते हैं, उसके द्वारा रेलवे वैगन व्हील पर इस्पात टायर का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इंटरफेरेंस फिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैजर्ड डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल हैजर्ड, ठीक है। तो ये शारीरिक खतरे की यहाँ पे बात हो रही है, शारीरिक खतरा, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा, जैसे हम देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट यहाँ पे पूछ रखा है ना भी कौन सा शारीरिक खतरे में नहीं आता, तो रेडियो एक्टिव शारीरिक खतरे में नहीं आएगा। ये एक प्रकार का हमारा कौन सा खतरा हो जाएगा, केमिकल खतरा हो जाएगा, ठीक है, केमिकल हैजर्ड इसको हम बोलेंगे। वहीं अगर इन तीनों की बात करें तो ये किस में आते हैं, ये आएंगे फिजिकल हैजर्ड में, यानी शारीरिक खतरे में, जैसे नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, ये शारीरिक खतरे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेन पाइप रिंच का उपयोग निम्न में से किस व्यास से कम पाइप के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, इसका हम 50 mm से कम व्यास के पाइप के लिए प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। इससे अगर कम व्यास के पाइप है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइप रिंच का प्रयोग करेंगे, पाइप रिंच, या फिर उसको स्टिल्सन पाइप रिंच भी बोला जाता है, स्टिल्सन पाइप रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्रेड के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है, तो हेलिक्स कोण कहते हैं इसको। निम्न में से कौन सा एक उच्च तन्यता वाला इस्पात है, हाई डक्टिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, पूर्ण हत मृदु इस्पात, यानी इसे हम क्या कहते हैं, डेड माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं, डेड माइल्ड स्टील, ठीक है, जिसमें क्या होता है 0.15% से भी कार्बन क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, 0.15% से ऊपर इसमें कार्बन होता है। बात करें अगर मृदु इस्पात की या माइल्ड स्टील की, तो इसमें कितना कार्बन होता है, इसमें होता है 0.15 से लेकर 0.3% कार्बन इसमें पाया जाता है। मध्यम कार्बन इस्पात की बात करें तो इसमें 0.3 से लेकर
0.75% कार्बन होता है। हाई कार्बन स्टील की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर स्टील में अगर कार्बन होता है तो इसमें ही होता है। कितना होगा इसमें 0.75 से लेकर 1.5% कार्बन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हमारे पास इसमें थ्योरी के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, नॉन टेक के आते हैं, नॉन टेक्निकल इसमें पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर एग्ज़ाम की भी हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।